सन 1888 ने इतिहास को अपना ही एक अलग योगदान दिया है। इस वर्ष पहली बार एनजीसी पत्रिका का प्रकाशन अमेरिका में किया गया। इस वर्ष ही अमेरिका में पहला ग्रामोफोन बजाकर दिखाया गया। 7 दिसंबर 1888 में जॉन बॉयल ने डनलप में पहली बार हवा वाली साइकिल टायर का आविष्कार किया और 20 अप्रैल 1888 के दिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में ओले गिरने से 246 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व की प्रथम सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन बेल्जियम में इस वर्ष ही किया गया था, पर इन सब के अलावा कोई और भी था जो 1888 को इतिहास के पन्नों में किसी और ही तरीके से दर्ज करना चाहता था। और शायद उसी ने ये कहा था, आई गेव माई नेम दैट ऑल नोस ऑफ मी, सो हिस्ट्री डू टेल what love can do to a gentleman born। 29 अगस्त 1888 की रात इंग्लैंड में भारी बारिश हुई थी। वो रात रिकॉर्ड्स में उन गर्मियों की सबसे ठंडी और नमी वाली रात के तौर पर आज भी दर्ज है। 30 अगस्त 1888 की सुबह पूर्वी इंग्लैंड के व्हाइट चैपल के बक्स रो पर एक महिला की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। महिला की पहचान पॉली उर्फ मैरी एन निकलस के रूप में की गई। पॉली 42 वर्ष की तलाकशुदा महिला थी। 5 फुट 2 इंच का कद, भूरी आंखें, भूरे बाल और उसके माथे पर बचपन में लगी चोट का छोटा सा निशान था। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और हत्या की जांच शुरू कर दी गई। आसपास के लोगों से पूछने पर सबने एक ही बात कही कि न तो किसी ने कुछ देखा था, न ही कुछ सुना था। पॉली के शव को सबसे पहले 2 व्यक्तियों ने रात के 3:40 पर देखा था। पॉली को आखिरी बार जीवित देखने वालों में उसकी फ्रेंड एमिली हॉलैंड थी, जिसने उसे 2:30 पर व्हाइट चैपल और ऑसबॉर्न स्ट्रीट के कोने पर देखा। उसने बताया कि जब पॉली उससे मिली तो वो काफ़ी नशे की हालत में थी। पॉली ने एमिली को बताया कि उसने अपने बिस्तर के पैसे शराब पीने में खर्च कर दिए थे, इसलिए वो थोड़े पैसे कमाने के लिए फ्लावर और डैनी स्ट्रीट पर जाने की बात कर रही थी। पॉली एक कॉमन लॉजिंग हाउस में रहती थी। कॉमन लॉजिंग हाउस वो जगह थी जहां रोज बिस्तर के पैसे देने पड़ते थे। पॉली एक प्रोस्टिट्यूट थी। असल में पूर्वी लंदन का व्हाइट चैपल एरिया अपनी गरीबी, बेरोजगारी और क्राइम रेट्स के लिए रेड लाइट एरिया के नाम से बदनाम था। आप वहाँ की गरीबी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि पॉली जैसी एक प्रोस्टिट्यूट के लिए एक सर्विस के 1 पाव ब्रेड या 2 से 3 पेंस ही मिलते थे, जबकि 3 पेंस में एक बड़ा गिलास जिन का ही आ सकता था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि पॉली की हत्या गला काट कर की गई थी। गला इतनी गहराई से काटा गया था कि लगभग धड़ से अलग हो चला था। पेट पर चाकू से कई वार किए गए थे। कई वार इतने तेज थे कि वो पेट के आर पार निकल गए थे। इस पोस्टमार्टम में एक अहम बात सामने निकल कर आई कि गला राइट से लेफ्ट की ओर काटा गया था, जिसका मतलब हत्यारा लेफ्ट हैंडेड हो सकता था। पुलिस को यह हत्या व्हाइट चैपल में हुई दूसरी हत्याओं की तरह ही लग रही थी, जिसका मकसद किसी तरह की आपसी रंजिश या लूट हो सकती थी। पर किसी को क्या पता था कि यह हत्या पुलिस, गवर्नमेंट और लोगों के सामने हमेशा के लिए एक बड़ा सवाल बनकर खड़े रहने वाली थी। अगर एमिली की बात सही थी तो पॉली डैन और फ्लावर स्ट्रीट की ओर न जाकर बक्सरों की ओर क्यों चल दी? इतनी लंबी दूरी में उसे किसी ने कैसे नहीं देखा? सवाल तो कई थे जिनके जवाब ढूंढे जाने अभी बाकी थे। एनी चैपमैन 47 साल की तलाकशुदा औरत थी। नीली आंखें, गहरे भूरे बाल, मोटी नाक और गठीला शरीर। पॉली की तरह ही कॉमन लॉजिंग हाउस में रहती, फूलों की बिक्री और कपड़ों की सिलाई का काम किया करती, पर पैसों की कमी ने उसे प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में घसीट लिया था। 7 सितंबर 1888 की रात 1:45 पर एनी अपने लॉजिंग हाउस वापस आई। नाइट वॉचमैन जॉन एवन ने उसे बिस्तर के पैसे जमा करने के लिए टिम डोनेमन के पास भेजा। वो सीढ़ियों से ऊपर टिम के ऑफिस गई। वहाँ उसने टिम से कहा कि उसके पास थोड़े पैसे कम हैं। इस पर टिम ने उससे कहा कि तुम्हारे पास अपनी बियर के लिए पैसे हैं, पर अपने बिस्तर के लिए नहीं। एनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। 2 से 3 मिनटों तक वो वैसे ही खड़ी रही होगी।
फिर उसने उससे कहा, कोई बात नहीं टिम, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, मेरे लिए बिस्तर रखना। ये कहकर वो स्पाइटफील्ड मार्केट की ओर चल दी। उस लॉजिंग हाउस में एनी का बेड नंबर 29 था और ये शायद किसी तरह का संजोग ही रहा हो कि 8 सितंबर 1888 की सुबह 6 बजे 29 हैनबरी स्ट्रीट पर उसकी लाश मिली। पुलिस सर्जन डॉक्टर जॉन बैक्स्टर फिलिप्स को बुलवाया गया, जो 6:10 पर वारदात की जगह पर पहुंच गए। पुलिस ने इस बार जो देखा वो पिछले मर्डर से एक कदम आगे था। डॉक्टर फिलिप्स ने मौके पर जो देखा वो कुछ इस तरह था। उसका लेफ्ट हैंड उसके सीने की लेफ्ट की ओर रखा हुआ था, पैर जमीन पर थे और घुटने लेफ्ट साइड की ओर मुड़े हुए। उसके चेहरे पर सूजन थी, चेहरा राइट साइड की ओर मुड़ा हुआ था। जीभ सामने के दांतों के बीच दबी हुई थी पर होठों से आगे नहीं निकली थी। 4 इंच के लकड़ी के टुकड़े पर रखकर उसकी गर्दन को गोलाई में काटा गया था। गर्दन को राइट से लेफ्ट की ओर काटा गया था। यूट्रस का आधा हिस्सा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को निकाल लिया गया था। उसके पेट को चीरकर आंतों को दोनों कंधों पर फेंक दिया गया था। डॉक्टर ने उसकी निकली जीभ और चेहरे पर सूजन से अंदाज़ा लगाया कि पहले गला घोंटने की कोशिश की गई होगी। गले और पेट को चीरने के लिए एक ही तरह के हथियार का उपयोग किया गया होगा जो बहुत धारदार और 6 से 8 इंच लंबाई का था। इस तरह के औजार का उपयोग या तो पोस्टमार्टम के लिए किया जाता है या फिर बूचड़खानों में। किसी भी तरह के स्ट्रगल के कोई निशान मौजूद नहीं थे। क्योंकि आंतरिक अंग निकाले गए थे इसलिए अंदाज़ा लगाया गया कि कातिल को ह्यूमन एनाटॉमी का ज्ञान था। इसके अलावा मृतक की उंगलियों पर अंगूठियों के निशान थे जो वारदात की जगह पर नहीं मिली थी। उस शव के पास एक मलमल का टुकड़ा, एक कंघी और फेफड़ों से संबंधित रोग से जुड़ी 2 गोलियां मिली थीं। उसका शरीर ठंडा हो चला था पर पूरी तरह नहीं, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि उनके वहां पहुंचने से 2 घंटे पहले ही उसकी हत्या हुई होगी, लगभग 4 बजे के आसपास। डॉक्टर फिलिप्स की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। अब उन्हें पता था कि कातिल को ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमिकल नॉलेज है। पॉली की हत्या लेफ्ट हैंडेड कातिल ने गला काट कर की थी, इसलिए हो सकता था कि ये दोनों हत्याएं एक ही इंसान ने की हों। पुलिस पूछताछ करने लगी। अंगूठियों के लिए आसपास के ज्वेलरी शॉप वालों से भी पूछताछ की जा रही थी। हत्या के कुछ घंटों पहले लगभग 5:30 पर एलिजाबेथ लॉन्ग ने एनी को 29 हैनबरी स्ट्रीट के कोने पर किसी आदमी से बात करते देखा था जो उससे कद में काफ़ी लंबा था। लॉन्ग ने दोनों के बीच की बातें सुनी। उस आदमी ने एनी से कहा, क्या तुम? और एनी ने कहा, हाँ। जब एनी उससे बात कर रही थी तब एनी का चेहरा लॉन्ग की ओर था जबकि उस आदमी की पीठ लॉन्ग की ओर थी, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। एलिजाबेथ ने स्ट्रीट पर मुड़ने से पहले ब्लैक ईगल ब्रेवरी की घड़ी की आधे घंटे वाली घंटी सुनी थी, मतलब तब सुबह के 5:30 बज रहे थे। लगभग उसी समय 27 हैनबरी स्ट्रीट में रहने वाला एक कारपेंटर अल्बर्ट अपने आंगन में जा रहा था जो 29 हैनबरी स्ट्रीट से एक 5 फुट ऊंची लकड़ी के बाड़ से अलग थी। उसने काफ़ी पास से एक महिला की धीमे से चीखने की आवाज़ सुनी थी। नहीं, इसके ठीक बाद उसने बाड़ पर कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। पर डॉक्टर के अनुसार एनी की हत्या 4 बजे के आसपास हुई थी। तो क्या डॉक्टर से हत्या के समय का अंदाज़ा लगाने में किसी तरह की गलती हो गई थी? 29 हैनबरी स्ट्रीट के फ्लोर नंबर 3 पर अपनी फैमिली के साथ रहने वाले जॉन डेविस ने सबसे पहले एनी चैपमैन के शव को देखा था और पुलिस को इसकी सूचना दी थी। जैसे ही ये खबर अखबारों में छपी, इसने सनसनी मचा दी। एनी चैपमैन को जिस तरह मारा गया था वो किसी इंसान का काम तो नहीं लगता था। इसी महीने के अंत में 28 सितंबर 1888 के दिन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को एक खत मिला जिसमें लिखा था, डियर बॉस, मुझे सुनने में आ रहा है कि पुलिस मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें मेरा कोई सुराग नहीं मिला है। मुझे उनके अंदाजे सुनकर हंसी आती है। मेरा आखिरी काम शाबाशी देने वाला था। मैंने उसे चिल्लाने का भी मौका नहीं दिया। अब वो मुझे कैसे पकड़ेंगे? तुम जल्दी ही फिर से मेरे मज़ेदार काम के बारे में सुनोगे। मैंने खत लिखने के लिए अपने आखिरी काम से कुछ लाल रंग की चीज़ जिंजर बेयर बोतल में बचा रखी थी, पर वो गोंद की तरह गाढ़ा हो गया और मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया। शायद ये लाल स्याही उसकी कमी पूरी कर दे। अगले काम में मैं उसके कान काट कर जस्ट फॉर फन
किसी पुलिस ऑफिसर को भेज दूंगा। क्यों, ये कैसा रहेगा? इस लेटर को अपने पास ही रखना जब तक मैं थोड़ा और काम नहीं कर लेता। सच कहूँ तो मेरा चाकू बहुत तेज और प्यारा है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अभी ही अपना काम करना चाहूँगा। गुड लक। और इस चिट्ठी के अंत में इन हत्याओं से जुड़ा एक नाम निकलकर सामने आया। आपका अपना जैक द रिपर। मुझे उम्मीद है कि आपको मुझे ये नाम देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस लेटर को 29 सितंबर को पुलिस को दे दिया गया और 1 अक्टूबर 1888 को प्रकाशित किया गया, पर जब तक इसे प्रकाशित किया जाता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। 29 सितंबर 1888 रात 1 बजे ज्वेलरी सेल्समैन लुइस डटफील्ड यार्ड से जब अपनी 2 पहिया घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे, तब अचानक ही उनका घोड़ा आगे बढ़ने से हिचकिचाने लगा। यार्ड में बहुत अधिक अंधेरा था। जब माचिस की तीली जलाकर उन्होंने अंधेरे में देखा तो स्तब्ध रह गए, क्योंकि एलिजाबेथ स्ट्राइट के गले से अब भी खून निकल रहा था। एक और हत्या हो गई थी। डॉक्टर ब्लैकवेल ने बताया कि इस बार भी हत्या गला काट कर ही की गई थी और गला राइट टू लेफ्ट की ओर ही काटा गया था, पर शरीर के किसी और हिस्से में कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो क्या कातिल लुइस के आने की वजह से अपना काम पूरा नहीं कर पाया और उसे वहां से जाना पड़ा? इस मर्डर के दौरान सबसे चौंकाने वाले तथ्य अब सामने निकल कर आने वाले थे। एक गवाह इजराइल ने बताया कि जहां एलिजाबेथ स्ट्राइट की हत्या हुई थी, ठीक वहीं उसने देखा कि वहां एक आदमी आकर रुका और एक महिला से बात करने लगा। उसने उस महिला को स्ट्रीट पर खींचने की कोशिश की, फिर उसने उस महिला को घुमाया और फुटपाथ पर फेंक दिया। वो महिला 3 बार चिल्लाई, पर बहुत ज़ोर से नहीं। इजराइल ने स्ट्रीट के अपोजिट साइड को पार करते हुए एक दूसरे आदमी को देखा जो अपनी पाइप जला रहा था। पहले आदमी ने दूसरे आदमी को लिप्स्की कहकर बुलाया। इजराइल आगे बढ़ गया, पर उसने देखा कि दूसरा व्यक्ति उसका पीछा करने लगा था। इजराइल डर के मारे भागने लगा और रेलवे आर्च के पास जा रुका। उसने चुपके से देखा, कहीं अब भी तो वो आदमी उसका पीछा नहीं कर रहा था, पर वो दूसरा आदमी जा चुका था। इजराइल ने उस पहले आदमी का कुछ ऐसा ब्यौरा दिया था। उस आदमी का कद 5 फुट 5 इंच, उम्र 30 वर्ष होगी, काले बाल, भूरी छोटी मूछें। उसने काले हैट के साथ काला ओवरकोट पहन रखा था। इजराइल को जब मरचुरी ले जाया गया तो उसने उस महिला को पहचान लिया। वो वही महिला थी जिसे उसने उस रात देखा था। एक दूसरे गवाह जेम्स ब्राउन ने बताया कि उसे उसी जगह एक भारी भरकम शरीर वाले 5 फुट 7 इंच के एक व्यक्ति को एक महिला के साथ देखा था। वो महिला दीवार से टिककर उस व्यक्ति से बात कर रही थी। उस व्यक्ति ने अपने हाथ दीवार पर टिका रखे थे। उसने लंबा काला कोट पहन रखा था जो हील को छू रहा था, और वो महिला उस व्यक्ति से कह रही थी, नहीं, आज रात नहीं, किसी और रात। दोनों गवाहों में पुलिस को काफ़ी अंतर दिखाई दिया, पर अंधेरे में आसानी से किसी से भी हाइट का गलत अंदाज़ा लग सकता था और हैट बात करते समय उतार कर हाथ में रखी जा सकती थी। और इजराइल की बात माने तो क्या इन हत्याओं में रिपर का साथ कोई और भी दे रहा था? उसी रात एलिजाबेथ स्ट्राइट के मर्डर के 45 मिनट बाद मिट्रे स्क्वायर के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर एक और महिला प्रोस्टिट्यूट की लाश मिली। ये कैथरीन एडोस थी। उसके नाक, कान, भवें और होंठ काट कर निकाल दिए गए थे। अतड़ियाँ निकाल कर उसके राइट कंधे पर रख दी गई थीं। गला काट दिया गया था और लेफ्ट किडनी को सावधानीपूर्वक निकाला गया था। उसके शरीर के एक टुकड़े को उसके शरीर और लेफ्ट हाथ के पास ऐसे रखा गया था जैसे सजा कर रखा गया हो। उसकी मौत का कारण लेफ्ट कॉमन आर्टरी से रक्त स्त्राव था। एडोस के मर्डर साइट से कुछ ही दूरी पर गोल्स्टन स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट के पास एडोस के एप्रन का एक टुकड़ा मिला। एप्रन के टुकड़े के पास चौक से एक मैसेज लिखा था, द ज्यूस आर द मैन दैट विल नॉट बी ब्लेम फॉर नथिंग। पूछताछ करने पर 3 आई विटनेस सामने आए। 29 सितंबर 1888 के दिन एक सिगरेट व्यापारी जोसेफ लेवेंडे, एक कसाई जोसेफ हाइम और एक फर्नीचर डीलर हैरी हैरिस रात के 1:35 पर 1617 ड्यूक स्ट्रीट के इंपीरियल क्लब से बाहर निकले। ड्यूक स्ट्रीट के कॉर्नर और चर्च के रास्ते के पास उन्होंने एडोस को एक आदमी के साथ देखा। लेवेंडे ने उस आदमी के बारे में बताया कि वह 30 साल का 5 फुट 7 इंच लंबा गोरा व्यक्ति था। उसकी मूछें ना तो ज़्यादा बड़ी थीं ना तो ज़्यादा छोटी।
उसने ब्लैक पेपर और सॉल्ट रंग की ढीली सी जैकेट पहनी हुई थी जिसके साथ ग्रे रंग की टोपी थी। उसने गले में एक गाढ़ा लाल रंग का रुमाल बांध रखा था। कुल मिलाकर वो एक नाविक की तरह दिख रहा था। लेवेंदे ने मर्चुरी में एडोस को देखकर उसके कपड़े पहचान लिए। ये वही कपड़े थे जो उसने उस रात उस महिला को पहने देखा था। पर इस बात से एक सवाल पैदा होता है कि यदि मान लिया जाए कि जोसेफ और इज़राइल दोनों ने ही जैक द रिपर को देखा था, तो भी दोनों के कपड़ों के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी अंतर था। तो डटफील्ड यार्ड से मिट्रे स्क्वायर के बीच कहीं रिपर ने अपने कपड़े बदल लिए थे। तो क्या इस बात की संभावना है कि रिपर का ठिकाना इसी बीच कहीं था? पुलिस कांस्टेबल अल्फ्रेड लॉन्ग द्वारा ढूंढे गए एप्रन के टुकड़े ने इस संभावना को और बल दिया। कैथरीन एडोस के एप्रन का टुकड़ा गौस्टन स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट के पास मिला था। पुलिस कांस्टेबल अल्फ्रेड लॉन्ग के अनुसार कत्ल वाली रात जब वो गौस्टन स्ट्रीट पर अपनी गश्त पर थे, तब 2:20 तक वहाँ कोई एप्रन का टुकड़ा नहीं था। पर जब वो 2:55 पर वहाँ से गुजरे, तब उन्होंने एप्रन के टुकड़े को 108119 मॉडल ट्रेवलिंग हाउस की सीढ़ियों तक जाने वाले रास्ते के पास पड़ा हुआ देखा। उसका एक सिरा भीगा हुआ था जो उन्होंने सबूत के तौर पर अपने सीनियर्स को दे दिया। इस बात ने कई सवालों और संभावनाओं को जन्म दिया। एडोस की हत्या रात 1:35 से 1:45 के बीच मिट्रे स्क्वायर पर हुई थी। यहाँ से गोल्स्टन स्ट्रीट महज 1500 फीट या कह लें आधे किलोमीटर की दूरी पर था। तो रिपर को इतनी कम दूरी तय करने में 1 घंटे का समय कैसे लग सकता था? क्या पुलिस कांस्टेबल लॉन्ग से अंधेरे की वजह से कोई गलती हो गई थी? और जब वो 2:20 पर गोल्स्टन स्ट्रीट पर अपनी गश्त पर थे, तो शायद अंधेरे की वजह से एप्रन के टुकड़े को नहीं देख पाए। इस खबर की ओर सबका ध्यान खींचते हुए डेली टेलीग्राफ ने 2 अक्टूबर के अपने प्रकाशन में लिखा, मिट्रे स्क्वायर में हुए मर्डर पर प्रकाश डालने पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत सामने आया। जब शव का शव परीक्षण किया गया, तब उस पर सफ़ेद एप्रन मिला जिसका खोया हिस्सा गोल्स्टन स्ट्रीट पर ढूंढ लिया गया है। वहीं डिटेक्टिव हॉल्स और सर हेनरी स्मिथ ने भी अपनी अपनी गवाहियों में कहा, जब मैं मृत औरत को शवगृह में देखने गया तो मैंने नोटिस किया कि उसके एप्रन का एक हिस्सा नहीं था, लगभग आधा हिस्सा इसे सफाई से काटा गया था। इस समय तक स्ट्रेचर आ चुका था और जब हम शव को शवगृह में ले गए तो सबसे पहले हमने उस एप्रन को देखा जिसका आधा हिस्सा सफाई से काट कर निकाला गया था। तो आखिर एप्रन इतना महत्वपूर्ण सबूत कैसे था? यदि अल्फ्रेड लॉन्ग की बात पर ध्यान दें तो उन्हें गोल्स्टन स्ट्रीट पर एप्रन 2:55 पर मिला और जब वो 2:20 पर वहाँ से गुजरे थे तो वहाँ कोई एप्रन नहीं था। इसका मतलब इन 35 मिनटों के बीच ही एप्रन वहाँ रखा गया था और उन्होंने कहा था कि एप्रन का एक सिरा भीगा हुआ था। आप सोचें, यदि आपके हाथ पर खून लगा हो और आप अपने हाथ किसी कपड़े से पोंछें तो वो कपड़ा गीला नहीं होगा। हाँ, वो खून से बुरी तरह रंग जरूर जाएगा। तो एप्रन के भीगने के लिए ये ज़रूरी था कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रखी हो जिससे लगातार रिसाव हो रहा हो। तो क्या रिपर ने शरीर से निकाले ऑर्गन्स को रखने के लिए एप्रन का टुकड़ा काटा, फिर अपने ठिकाने गया, वहाँ उसने वो ऑर्गन्स निकाल कर रखे, फिर स्ट्रीट पर वापस आकर वहाँ से कुछ दूरी पर उसे फेंक दिया? अब ये मान लें कि 1:45 पर कत्ल हुआ। अब पुलिस कांस्टेबल की बात पर ध्यान दें तो उसके पास 35 से 45 मिनट का टाइम था। अब एक इंसान की पैदल चलने की स्पीड 4.5 किलोमीटर होती है। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा भाग कर भी चला हो तो 5 किलोमीटर। इस तरह रिपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलोमीटर की दूरी ही तय कर सकता था। तो क्या जैक द रिपर का ठिकाना वहीं कहीं गोल्स्टन स्ट्रीट से 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में कहीं था, जहाँ उसने पहली हत्या के बाद कपड़े भी बदले थे? और उस मैसेज का क्या मतलब था जिसे रिपर ने दीवार पर लिख छोड़ा था? एडोस का कत्ल मिट्रे स्क्वायर में हुआ था जो सिटी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता था, जबकि गोल्स्टन स्ट्रीट पर मिला एप्रन और वो लिखावट मेट्रो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मैसेज में लिखा हुआ था, द जूएस आर द मैन दैट विल नॉट बी ब्लेम फॉर नथिंग। सिटी पुलिस के इंस्पेक्टर हॉल्स चाहते थे कि इस लिखावट को तब तक न मिटाया जाए जब तक इसकी फ़ोटो नहीं ले ली जाती, लेकिन क्योंकि मैसेज में यहूदियों के बारे में लिखा था और इससे एक तरह का विवाद पैदा हो सकता था, इसलिए मेट्रो पुलिस के सुपरिटेंडेंट असॉल्ट चाहते थे इसे जल्दी मिटा दिया जाए। वो मेट्रो पुलिस का अधिकार क्षेत्र था, इसलिए हॉल्स और दूसरे सिटी पुलिस के अधिकारी असहाय होकर एक महत्वपूर्ण सबूत को मिटता देखते रहे। अब असल में दीवार पर लिखा क्या था, ये बहस का मुद्दा बन गया। जेउस शब्द की स्पेलिंग ने सवाल खड़े कर दिए।
इंक्वायरी पेपर्स में इस शब्द की 4 अलग अलग स्पेलिंग्स निकलकर सामने आई। एडोस के सरकारी जांच के पेपर के पेज नंबर 38 में इस शब्द की 3 अलग अलग स्पेलिंग्स हैं, लाइन 6 में, लाइन 16 में, लाइन 21 में और पेज नंबर 42 में। अब इस शब्द की स्पेलिंग पर ध्यान दें और यही कारण है कि आज भी इस शब्द की स्पेलिंग विवादित है। क्या इस शब्द का कोई विशेष मतलब है, और है तो क्या? मेट्रोपोलिस के सार्जेंट स्टीफन वाइट ने एडोस की हत्या वाले दिन की घटनाओं को बताते हुए कहा कि जब मैं मुड़ रहा था तभी मैंने गली से एक आदमी को आते देखा। वो तेजी से चल रहा था। मैंने उससे बात करके उसे रोकने की कोशिश की पर वो रुका नहीं। इतने में मेरे साथ का एक ऑफिसर एमोस सिम्पसन, जो पास के घर में ही पूछताछ करने गया था, उस घर से बाहर निकला। वो अंधेरी गली में कुछ दूर ही चला होगा। इतने में उसकी आवाज़ आई, अरे ये क्या? वो रोया। सिम्पसन ने एडोस का शव देखा था जिससे खून निकलकर नाली में बह रहा था। इतने में मैं उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा पर वो अंधेरी गलियों का फ़ायदा उठाकर भाग निकला। मेट्रो पुलिस के एमोस सिम्पसन के अनुसार वो पहले व्यक्ति थे जिसने एडोस के शव को देखा था। उन्होंने बताया कि उन्हें शव के पास एक शॉल मिला था जिसे उसने अपने पास रख लिया। ये शॉल अब स्कॉटलैंड यार्ड के ब्लैक म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसे उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन ने म्यूजियम को दिया था। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर हम उस रात की घटनाओं को ध्यान से देखें तो 1:30 पर पुलिस कांस्टेबल एडवर्ड वॉटकिंस मिट्रे स्क्वायर से गुजरे। तब तक वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। 1:35 पर जोसेफ लेवेंदे, जोसेफ हाइम और हैरी हैरिस ने एक आदमी और एक औरत यानी कैथरीन एडोस को देखा था। 1:40 पर पुलिस कांस्टेबल जेम्स हार्वी मिट्रे स्क्वायर के चर्च के रास्ते के पास से गुजरे। तब तक भी सब कुछ नॉर्मल था। 1:45 पर पुलिस कांस्टेबल एडवर्ड वॉटकिंस फिर से मिट्रे स्क्वायर से गुजर रहे थे। तब उन्हें एडोस की लाश मिली। इसका मतलब 1:40 पर जेम्स हार्वी के जाने के बाद और 1:45 पर पुलिस कांस्टेबल वॉटकिन के आने से पहले किलर के पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम था। अब यदि एमोस सिम्पसन ने पुलिस कांस्टेबल वॉटकिन से पहले एडोस के शव को देखा था और शॉल उठाया था तो किलर के पास 5 मिनट से भी कम का समय था। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि सिर्फ 3 से 4 मिनटों में हत्या हो गई और किलर ने उसके शरीर को विक्षिप्त करके ऑर्गन्स निकाल लिए। शायद रिपर लकी रहा हो कि वो पुलिस कांस्टेबल वॉटकिंस और पुलिस कांस्टेबल हार्वी से बच गया। लेकिन अगर वहाँ एक और पुलिस अधिकारी सिम्पसन भी मौजूद था तो रिपर लकी नहीं, चमत्कारी था। 1 अक्टूबर 1888 को एक पोस्ट कार्ड सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को मिला जिसमें लिखा था, डियर बॉस, मैं पहेलियाँ नहीं बुझा रहा हूँ। मैंने आपको क्लू दिया था। कल मैंने 2 काम किए। पहला काम मैं ठीक से नहीं कर पाया और पुलिस के लिए कान नहीं काट पाया। आखिरी लेटर को अपने पास रखने के लिए थैंक्स। मुझे और काम करना है। जैक द रिपर। मेरी जैन कैली रिपर के विक्टिम्स में सबसे कम उम्र की थी। कैली महज 25 वर्ष की थी। लाल बाल, नीली आंखें और 5 फुट 7 इंच का कद। देखने में वो बहुत अट्रैक्टिव थी। 8 नवंबर 1888 मेरी एन कॉक्स, 31 वर्ष की विधवा प्रोस्टिट्यूट। कॉक्स ने कैली को 11:45 पर घर वापस आते देखा था। उसने बताया कि कैली नशे की हालत में थी और जिंजर हेयर वाला एक मोटा सा आदमी उसके साथ था। उसने हैट पहन रखी थी। कैली और कॉक्स ने एक दूसरे को देखा और गुड नाइट विश किया। इसके बाद कैली अपने रूम में चली गई। कॉक्स ने बताया कि उसने कैली को आयरिश गाने गाते सुना था। कॉक्स को एक बार फिर से बाहर जाना पड़ा और वो 3 बजे के आसपास वापस आई। तब तक गाने की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। कॉक्स सोई नहीं थी। उस रात उसने कई बार किसी की आने जाने की आवाज़ सुनी। 6:30 बजे उसने किसी की बाहर जाने की आवाज़ सुनी पर दरवाज़ा बंद होने की नहीं। कॉक्स लेकिन कभी ये ठीक से कह नहीं पाई कि उसने आखिर ये आवाज़ें किसके घर से आते सुनी थीं। एक और विटनेस एलिजाबेथ ब्रैटर ने बताया कि कैली के रूम से 1:30 बजे तक गाने की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। लेकिन जॉर्ज हचिटसन मैरी कैली से 2 बजे डैन स्ट्रीट पर मिला था। कैली ने उससे 6 पेंस मांगे। इस पर हचिटसन ने कहा कि मैंने अपना सारा पैसा रोमफोर्ड में खर्च कर दिया। कैली ने उसे गुड मॉर्निंग कहा और बोली कि मुझे कुछ पैसे चाहिए
और वो थ्रावल स्ट्रीट की ओर चल दी। इसका मतलब था कि कैली फिर से स्ट्रीट्स पर निकली थी। हचिटसन ने उसका पीछा किया। उसने बताया कि कैली एक आदमी से मिली। उस आदमी की उम्र 35 से 36 साल की होगी और हाइट 5 फुट 6 से 5 फुट 7 इंच के लगभग। हचिटसन ने कैली को कहते सुना कि ठीक है, मेरे साथ आओ, तुम्हें आराम मिलेगा। उस आदमी ने कैली को अपने बाहों में लिया और कैली उसे किस करने लगी। इसके बाद दोनों मिलर कोर्ट की ओर मुड़ गए। हचिटसन 3 बजे तक उनका इंतजार करता रहा, फिर वो चला गया। हचिटसन ने जिस आदमी के साथ कैली को देखा था वो आखिरी इंसान था जिसे कैली के साथ देखा गया था। सुबह 10:45 पर मैकार्थी रेंट्स के मालिक जॉन मैकार्थी ने थॉमस बायर को कैली से बचे हुए किराए के पैसे लेने के लिए उसके पास भेजा। बॉयर ने थोड़ी देर तक कैली का दरवाजा खटखटाया। किसी तरह का जवाब न मिलने पर उसने अंदर देखने के लिए खिड़की का पर्दा हटाया। उसने जो देखा उससे वो अंदर तक हिल गया था। उसने ये घटना मैकार्थी को बताई। दोनों कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस के पास भागे जहां उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर ब्लैक से हुई। वो उनके साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मेरी जैन कैली की वहशियाना ढंग से हत्या कर दी गई थी। कैली के रूम का नज़ारा कुछ ऐसा था। वो बिस्तर के बीचों बीच पड़ी थी। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसका एक स्तन, यूट्रस और एक किडनी को निकालकर उसके सर के पास रख दिया गया था। दूसरा स्तन उसके राइट लेग के पास रखा हुआ था। लीवर दोनों पैर के बीच, आंतों को राइट साइड और स्प्लिन को लेफ्ट साइड रख दिया गया था। पेट से निकाली गई बाकी बची चीज़ों को टेबल पर रख दिया गया था। कैली का हार्ट घटना स्थल पर नहीं मिला। बिस्तर के नीचे लगभग 2 फीट तक खून का तालाब बना हुआ था। बिस्तर के राइट सिरे की दीवार पर खून के छींटे थे। चेहरे पर हर जगह घाव थे। नाक, कान, होंठ, चिक्स, भवें, पलकें सब निकाल दी गई थी। राइट थाई से पूरी चमड़ी को नोच कर निकाल दिया गया था, जिससे उसकी थाई की हड्डियां दिख रही थीं। डॉक्टर के अनुसार उसकी हत्या 4 से 4:30 बजे के बीच हुई थी। ठीक इसी समय एलिजाबेथ प्रेटर ने किसी की धीमे से रोने की आवाज़ सुनी थी। यही आवाज़ मिलर कोर्ट में रहने वाली सारा लुइस ने भी सुनी थी। पर सबसे हैरान करने वाले बयान तो अभी बाकी थे। कैरोलिन मैक्सवेल ने अपनी गवाही में बताया कि उसने कैली को सुबह 8:30 बजे देखा था। डोरसेट स्ट्रीट पर रहने वाले एक दर्जी मॉरिस लुइस ने प्रेस को बताया कि उसने 10 बजे कैली को देखा था। कैली की बहन और बार वाले का भी यही कहना था, पर क्योंकि डॉक्टर के अनुसार हत्या सुबह 4 से 4:30 बजे के आसपास हुई थी, इसलिए पुलिस ने इनके बयानों पर ध्यान नहीं दिया। क्या पुलिस ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी? क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब डॉक्टर और गवाहों के बताए टाइम में फ़र्क था। पर यहीं से एक थ्योरी ने जन्म लिया कि कहीं कैली की हत्या हुई ही ना हो। लोगों का कहना था कि कैली 3 महीनों से प्रेग्नेंट थी और एक औरत के शरीर में इस दौरान कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। पर डॉक्टर ने इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया और न ही लाश के पास किसी बच्चे का भ्रूण मिला। लाश को बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। उसे पहचान पाना नामुमकिन था। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है वो लाश कैली की न हो। अगर ये बात सही है तो आखिर वो लाश किसकी थी और कैली कहाँ गई? जोसेफ बार्नेट कैली का बॉयफ्रेंड था। बार्नेट फिश पोर्टर का काम करता था। वो कैली से बहुत प्यार करता था। ये बात डेली टेलीग्राफ न्यूज़ में भी कही गई थी। बार्नेट कैली को अपनी पत्नी मानता था, पर वो उसके स्ट्रीट के कामों से खुश नहीं था और खूब मेहनत करके पैसा कमा रहा था ताकि कैली से प्रोस्टिट्यूशन छुड़वा सके। उसने कहा भी था कि जब मैरी मेरे साथ थी तो वो कभी भी स्ट्रीट्स पर नहीं गई। लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि बार्नेट ने ही पहला कत्ल किया ताकि कैली डर से स्ट्रीट्स पर ना जाए। कुछ टाइम के लिए ही सही, पर वाकई कैली ने स्ट्रीट्स पर जाना बंद कर दिया था। पर बार्नेट इतना नहीं कमा पाता था कि वो खुद का और कैली का सही ढंग से भरण पोषण कर सके। उनकी आर्थिक स्थितियों और समस्याओं को झगड़े में बदलते समय न लगा। बार्नेट को कैली की जिन पीने की आदत भी अच्छी नहीं लगती थी। इसका अंत तो होना था। कैली 2 वेश्याओं के साथ रहने लगी, जो जोसेफ के लिए अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। बार्नेट चला गया और 10 दिनों के अंदर कैली की निर्मम हत्या कर दी गई। कैली की हत्या के बाद बार्नेट से लगातार 5 घंटों तक पूछताछ की गई, पर अंत में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि बार्नेट कैली के साथ वहीं रहता था। उसे घर के बारे में सब कुछ पता था। उसे कैली की आदतें और डेली रूटीन भी पता थी। उस समय के एक न्यूज़पेपर ने यह कहा कि बार्नेट को उसके दोस्त जैक कहकर बुलाते थे। वो शारीरिक रूप से कातिल के हुलिये से मिलता जुलता था और मैरी कैली की हत्या के बाद हत्याएं होने भी बंद हो गईं, क्योंकि कैली के मरने के बाद बार्नेट के पास किसी और को मारने का कोई कारण नहीं था। इस तरह बार्नेट एक प्राइम सस्पेक्ट बन गया।
एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कैली की किसी प्रोस्टिट्यूट फ्रेंड ने उससे उसके स्ट्रीट से आते तक उसका रूम लिया हो। जहां बार्नेट कैली को डराने के लिए बाहर कत्ल कर रहा था, उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका था। उसने सोचा होगा कि अगर वो कैली के रूम में ही किसी को मार दे तो शायद कैली का डर दहशत में बदल जाए, जिससे वो प्रोस्टिट्यूशन छोड़ दे और इस खतरनाक माहौल में किसी के साथ के लिए बार्नेट के पास वापस आ जाए। लेकिन कत्ल के दौरान ही कैली वापस आ गई। खटखटाने पर किसी ने दरवाज़ा न खोला तो कैली अंदर गई। किसी की आवाज़ सुनकर सबसे पहले बार्नेट ने अपना कैंडल बुझा दिया होगा, फिर किसी किनारे दुबक गया होगा। कैली ने लाश देखा और खून बोलकर रोई, जिसे प्रेटर और सारा लुइस दोनों ने सुना। बार्नेट ने कैली को पीछे से दबोच लिया होगा, पर उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। भागने की कोशिश करने पर कैली उसे पहचान जाती और क्योंकि वो कैली से प्यार करता था, उसे मार नहीं सकता था। पर अगर इस संभावना पर बात करें तो बार्नेट ने कैली से ऐसा क्या कहा होगा कि वो मान गई। उनके बीच पहले ही आर्थिक कारणों से लड़ाइयाँ हो रही थीं और उस माहौल में अगर कोई चीज़ व्हाइट चैपल की तत्कालिक स्थितियों के हिसाब से कैली के लिए इम्पॉर्टेंट थी तो वो पैसे थे। पर बार्नेट के पास न तो ठीक काम था न तो पैसे, तो फिर उसने कैली को कैसे मनाया होगा? या ये हो सकता है कि बार्नेट किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ऑर्गन सप्लाई करने लगा था, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे, और जिसे वो ये ऑर्गन देता था उसी ने उसे ये निकालने का तरीका भी बताया हो। अच्छे पैसे और नई लाइफ के लिए शायद कैली ने बार्नेट की बात मान ली हो, इन सब से दूर कहीं अपनी ज़िंदगी जी कर गई हो, और ये राज कैली और बार्नेट की मौत के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गया हो। पैट्रिशिया कॉर्नवेल एक प्रसिद्ध क्राइम नॉवेलिस्ट हैं। अपने कई सक्सेसफुल नॉवेल्स के बाद उन्होंने अपना बाकी टाइम जैक द रिपर की खोज में लगा दिया। उनका ये दृढ़ विश्वास है कि 1888 के दौर का एक पेंटर सिकर्ट ही जैक द रिपर है। 2001 में उन्होंने 2 मिलियन पाउंड्स सिकर्ट की पेंटिंग्स खरीदने में खर्च कर दिए। कॉर्नवेल ने उसकी एक पेंटिंग इसलिए काट दी क्योंकि उसे यही लगता था कि सिकर्ट ने उसमें कोई क्लू छिपा रखा है। सिकर्ट के आर्ट में रिपर का प्रभाव दिखता है, जो सच भी है। उसकी एक पेंटिंग का टाइटल तो जैक द रिपर बेडरूम है। कॉर्नवेल का मानना है कि एक पेंटिंग में कैली की मिरर पोजीशन दिखाई गई है और इसी तरह एक पेंटिंग एडोस के चेहरे के घावों की नकल करती दिखती है। उन्होंने फॉरेंसिक पेपर एक्सपर्ट पीटर ब्राउन से रिपर के लिखे लेटर्स और सिकर्स के लेटर्स की तुलना करवाई। इससे एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि हाथ से बने इन पेपर्स की केवल 24 कॉपियां ही संभव हैं। इसका ये मतलब था कि रिपर और सिकर्ट एक ही बैच के पेपर पे लिख रहे थे, जिसकी सिर्फ 24 संभावित प्रतियां हो सकती थीं। एक मेटल स्क्रैप डीलर को लिवरपूल के एक एस्टेट में फ्लोर के नीचे दबी हुई एक डायरी मिली, जिसके अंदर रिपर के कत्लों की बारीक जानकारियां थीं। ये एस्टेट जेम्स मेमरिक नामक 1888 के दौर के एक कॉटन व्यापारी का था। ये डायरी अपने आप में बहुत बड़ा सबूत थी जो मेमरिक को हत्याओं से जोड़ रही थी। डायरी के एक पेज पर लिखा था, I gave my name that all knows of me, so history do tell what love can do to a gentleman born, जैक द रिपर। वैज्ञानिक जांच ने भी इस बात की पुष्टि की कि यह डायरी रिपर के समय की ही थी। इसी दौरान एक सोने की पॉकेट वॉच सामने आई। इसे एक कॉलेज के केयरटेकर अल्बर्ट जॉनसन ने 1992 में 225 यूरोस में खरीदा था और इसके बनने की तारीख 1846 बताई गई थी। उस घड़ी के पीछे लिखा था, I am जैक जे मेमरिक। उस घड़ी के स्क्रैचेस की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जांच कराई गई और ये बताया गया कि ये स्क्रैचेस 1888 के दौर के ही हैं। इस घड़ी को अब लिवरपूल की ज्वेलरी शॉप में देखा जा सकता है। यदि मैप में रिपर द्वारा की गई हत्याओं की पोजीशंस को देखें तो इनमें कई पैटर्न्स दिखते हैं। पहले पॉली, फिर एनी चैपमैन, फिर स्ट्राइड, फिर एडोज, या कैली को मिलाकर के, या फिर चारों को मिलाकर एक चतुर्भुज, और इसका सेंटर ऑसबॉर्न स्ट्रीट, जहां से पहली विक्टिम पॉली को उठाया गया था। पर कैली इस पिक्चर के बाहर है, तो ये क्या किसी तरह का क्लू है? आपको क्या लगता है? क्या इन ज्योमेट्रिक लाइंस का कोई मतलब है? कई लोगों का मानना है कि रिपर किसी तरह की शैतानी पूजा कर रहा था और ये हत्याएं उसी कर्मकांड से जुड़ी हुई हैं। समय बीतता गया, अनुमान लगते गए, पर जैक द रिपर 1888 के दौर में व्हाइट चैपल की अंधेरी गलियों में कहीं गुम हो गया। जैक द रिपर एक ऐसी अनसुलझी पहेली बनकर रह गया जिसे आज भी लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैक द रिपर कौन था? ये बात या तो खुद रिपर जानता था या वो
जिसे उसने मौत के घाट उतार दिया। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग याद रखे जाते हैं, या तो बहुत अच्छे या तो बहुत बुरे। जैक द रिपर ने भी इतिहास पर कुछ ऐसी ही छाप छोड़ी है, जो उसके जाने के बाद भी लोगों के अंदर उसके दहशत और एक बड़े प्रश्न के रूप में जिंदा है। जैक द रिपर आखिर कौन था?